हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो देखो, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही गजब की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। ठीक है, ध्यान से पढ़ो इस शब्द को। एनटीए यूजीसी नेट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 2020 लेटेस्ट चेंज। कि जो एनटीए था उसने यूजीसी नेट क्वालिफाइंग का जो क्राइटेरिया था उसको बदल दिया है। ठीक है, तो अब जो ओबीसी, एसटी, एससी, इसके अलावा जो भी और भी रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उनको नुकसान होगा, साथ ही साथ जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट थे उनको फ़ायदा होगा। दूसरी बात, अब की बार जो नेट क्वालिफाइंग का जो क्राइटेरिया था वो भी रख दिया है कि आपको पहले की तरह एक पासिंग मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। दूसरी बात, अब की बार नेट भी कम का होगा और जेआरएफ भी कम का होगा। पहले की तुलना में नेट और जेआरएफ का जो रेशियो है वो घटा दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको पूरी पूरी बातें बताऊंगा, एक एक बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। तो प्लीज़, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मेरे इस चैनल पर मैं आपको पूरा पूरा नेट का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। जिनका एग्ज़ाम अब होना बाकी है वो सभी के सभी सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेके, क्योंकि अब की बार जो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका नेट होना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि जनरल का तो पहले से डिफ़िकल्ट था, जनरल वालों के लिए थोड़ा सा इजी हो गया, रिजर्व कैटेगरी के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। और अब की बार जो पासिंग का जो क्राइटेरिया था, जो पहले 6% पास करते थे, उसमें भी बदलाव किया है। तो अब की बार जो नेट है पहले 45,000 के आसपास का होता था, अब की बार कम का होगा। ठीक है, तो मैं पूरी बातें डिटेल से बताऊंगा और मैं पूरा फर्स्ट पेपर पढ़ाता हूँ यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से, बहुत अच्छा स्कोर करवाने के लिए, और ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। तो यदि आप ज्योग्राफी से हो या फिर आप अदर सब्जेक्ट से हो, फर्स्ट पेपर को बहुत गजब तरीके का स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब हम समझाते हैं आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एनटीए कंडक्ट यूजीसी नेट फॉर द एस्पिरेंट्स परसिंग junior research fellowship and lectureship in various universities and colleges across India. The National Testing Agency has provided some UGC NET qualifying criteria for the candidate who are going to appear for the 2020 exam. Below we have shared the complete detail regarding the UGC NET selection criteria 2020. Here you will find the following details. ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2020 में जो जेआरएफ का एग्ज़ाम हो रहा है, जो एनटीए ले रहा है, तो जो जिस कैंडिडेट ने ये फॉर्म अप्लाई किया है और जो एग्ज़ाम देने जा रहा है या जिसने एग्ज़ाम दे दिया है, तो अब की बार जो नेट पास करने का जो क्राइटेरिया था उसको बदल दिया गया है। नेट सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था उसको बदल दिया गया है। हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ाने वाले हैं आप सभी को। तो प्लीज़, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। UGC NET selection process 2020 appear for the exam, qualify for the exam. UGC NET selection criteria for JRF and lectureship, role of normalization. UGC NET previous norms and latest qualifying criteria, reason behind change in the UGC NET qualifying criteria. UGC NET frequently asked question. ठीक है, तो यहाँ पर हम इन सभी क्वेश्चनों का जवाब देने वाले हैं आपको बिल्कुल डिटेल से और बिल्कुल समझाते हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं यूजीसी नेट सिलेक्शन प्रोसेस। देयर आर सर्टेन क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दैट नेट फॉलोज द टू सेलेक्ट द डिजर्विंग कैंडिडेट। हेयर यू कैन चेक कंप्लीट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेप फर्स्ट, अपेयर फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो पहली स्टेप में जो कैंडिडेट अपेयर हैं एग्ज़ाम के लिए, जिन्होंने जो एलिजिबल हैं एग्ज़ाम के लिए, तो उनके लिए स्टेप फर्स्ट है कि कौन कौन सी कंडीशन में स्टूडेंट एलिजिबल है। तो हम डायरेक्टली बताते हैं आपको। यहाँ पर एलिजिबिलिटी वही पहले वाली है। पहले वाली क्या है, मास्टर डिग्री की बात की जाती है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों को 55% मार्क्स मास्टर डिग्री में, SC ST OBC PWD के कैंडिडेटों को और ट्रांसजेंडर कैटेगरी के कैंडिडेटों को 50% मार्क्स इन मास्टर डिग्री। तो ये वाला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये तो भाई बिल्कुल सेम वो का वो है, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद आगे बात करते हैं। इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर द UGC NET
2020 एग्जाम यू मस्ट स्टार्ट योर प्रेपरेशन विद द क्वालिटी स्टडी किट दैट इज डिजाइन बाई, इसको तो हटाओ। अब हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं, क्वालिफाई फॉर द एग्जाम। क्वालिफाई फॉर द एग्जाम, तो देखो यहाँ पर आपकी बार एक क्राइटेरिया रख दिया है, ध्यान से पढ़ो। द क्वालिफाई फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ एंड लेक्चरशिप यू मस्ट हैव ए मिनिमम 40% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ द पेपर्स, ठीक है। कंबाइंड फॉर द जनरल कैटेगरी मिनिमम 35 मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, ठीक है। यहाँ पर एक बात बोल दिया है कि भाई आपको एग्रीगेट है, यहाँ पर एग्रीगेट शब्द है यहाँ पर, ठीक है। एग्रीगेट शब्द अलग कर दिया यहाँ पर। यदि आप नेट जेआरएफ का एग्जाम देते हो तो आपको दोनों पेपरों में मिनिमम 40% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे यदि आप जनरल कैटेगरी से हो, और यदि आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको दोनों पेपरों में मिनिमम 35% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं बता दूं यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, यदि आप एग्जाम देते हो तो आपको जो जनरल कैटेगरी से हो तो फर्स्ट पेपर में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, सेकंड पेपर में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, ये तो कंपलसरी है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में मिनिमम 35% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। स्टेप थर्ड, यूजीसी नेट सिलेक्शन प्रोसेस 2024 जेआरएफ एंड लेक्चरशिप। तो हम बताएंगे सबसे पहले कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से रहेगा। तो देखो भाई, अब की बार मैं पहले ये थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। जो नेट होगा वो कितनों का होगा, 6%, वो भी यहाँ पर एक शब्द और लिखा हुआ है, जो एग्जाम में अपेयर होंगे उनके 6% का क्या होगा, नेट होगा। As per the latest notification of the NTA, only 6% of candidate appearing for the NET will qualifying the exam and become eligible the entry level post of assistant professor, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है भाई, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे रिजर्व कैटेगरी से हो चाहे अनरिजर्व कैटेगरी से हो, यहाँ पर जो टॉप 6% कैंडिडेट हैं उनका नेट होगा। चाहे आप जनरल से हो या फिर आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, सभी में जो टॉप 6% कैंडिडेट हैं उनका नेट होगा, ठीक है। आगे हम जेआरएफ के लिए बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो आपका नेट का रिजल्ट है वो किस तरीके से निकाला जाएगा, ये देख लो। नेट का रिजल्ट निकालने का ये तरीका है। यहाँ पर एक इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने आपको सही ढंग से समझाने के लिए, तो मैं बताता हूँ कैसे है। Number of candidate general category who secure at least 40% aggregate mark in both the papers taken for English, total number of slot available under general category। भाग यहाँ पर डिवाइड का निशान बना हुआ है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जनरल कैटेगरी ओवरऑल सब्जेक्ट who secure at least 40% aggregate mark in both the papers taken together, ठीक है। तो जो ये ऊपर वाली बात है, भाग से जो ऊपर वाली बात है, इसका मतलब तो क्या है कि आप जो इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका, उसमें जो कैंडिडेट दोनों पेपरों में एग्रीगेट 40% से ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ स्लॉट से, वो उसके बाद जो नीचे का भाग है डिवाइड का, उसमें क्या लिखा जाएगा, उसमें ओवरऑल सब्जेक्ट की बात की गई, सभी सब्जेक्टों में 40% से ज़्यादा मार्क्स, एग्रीगेट 40% से ज़्यादा मार्क्स लेके आने वाले सभी कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंग्लिश का एग्जाम्पल है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में जनरल कैटेगरी की बात है, ओबीसी एसटी एससी की बात आएगी, तो वहाँ पर यहाँ पर 35% मान हो जाएगा रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। हम जनरल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जनरल में क्या होगा, यदि आप इंग्लिश से हो तो इंग्लिश में जितने कैंडिडेटों के, इंग्लिश के पेपर में जितने कैंडिडेटों के दोनों पेपरों में, फर्स्ट पेपर और सेकंड दोनों पेपरों में एग्रीगेट 40% मार्क्स आ रहे हैं, उनकी संख्या बटा ओवरऑल सभी सब्जेक्टों में 40% से ज़्यादा मार्क्स लेके आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या, ये जनरल कैटेगरी की बात है, ठीक है। इस तरीके से तो आपका नेट का रिजल्ट निकाला जाएगा। यदि आप एसटी एससी से हो तो फर्स्ट पेपर
इंग्लिश की बात करेंगे हम, इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो इंग्लिश और फर्स्ट पेपर दोनों में 35% से ज़्यादा मार्क्स लेके आने वाले कैंडिडेटों की संख्या बटा ओवरऑल सभी सब्जेक्टों में एसटी एससी या जो भी कैटेगरी है उन सभी में, ओवरऑल सभी सब्जेक्टों में 35% से ज़्यादा मार्क्स लेके आने वालों की संख्या। ठीक है, इस तरीके से आपका नेट का रिजल्ट निकाला जाएगा। ठीक है, उसके बाद भाई साहब बात की जाए जेआरएफ की, ये एक एग्जाम्पल था इंग्लिश का। जेआरएफ क्या होगा भाई साहब, अब की बार जेआरएफ टोटल जितने फॉर्म, जो जितने कैंडिडेट एलिजिबल होंगे और जो एग्जाम में अपेयर होंगे, जितने कैंडिडेट एग्जाम में अपेयर होंगे उनके 1% को जेआरएफ दिया जाएगा। जितने कैंडिडेट एग्जाम में अपेयर होंगे उनके 1% को जेआरएफ दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जेआरएफ किस तरीके से निकाला जाएगा वो देख लो भाई साहब, दोनों में केवल एक अंतर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जितने कैंडिडेट नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, वो इंग्लिश का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इंग्लिश सब्जेक्ट का। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि, और जनरल कैटेगरी का ले लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट में जनरल कैटेगरी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जितने कैंडिडेटों ने इंग्लिश सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई किया है। ठीक है, बटा सभी सब्जेक्टों में जितने कैंडिडेटों ने जनरल में नेट क्वालिफाई किया है। ठीक है, समझ में आ गई। ऊपर तो क्या लिखेंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई करने वालों की संख्या बटा सभी सब्जेक्टों में नेट क्वालिफाई करने वालों की संख्या। इस तरीके से जेआरएफ के कैंडिडेटों की संख्या निकाली जाएगी कि कौन से सब्जेक्ट में कितने कैंडिडेटों का जेआरएफ किया जाए। और वो अपेयरिंग के आधार पर देख लेंगे कि इंग्लिश में जैसे 40,000 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया और 40,000 लोगों ने एग्जाम दिया इंग्लिश का, तो 40,000 का 1% का तो नेट जेआरएफ निकाल देंगे और 6% का नेट निकाल देंगे। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। अब उसके बाद हम बात करते हैं भाई इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, द सिमिलर फॉर्मूला विल बी यूज्ड ओबीसी एसटी एससी ट्रांसजेंडर कैंडिडेट फॉर द ऑल द सब्जेक्ट। और जो ये फॉर्मूला ये बिल्कुल सेम टू सेम लागू होगा ओबीसी एसटी एससी और जो भी ट्रांसजेंडर कैटेगरीज हैं उन पर, सभी कैटेगरीज पर ये फॉर्मूला लागू होगा। 6% का नेट, 1% का जेआरएफ। अब देखो, अब की बार नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन का पता है आपको क्यों होगा, क्योंकि जैसे 1 अक्टूबर की बात की जाए, 1 अक्टूबर को इंग्लिश का पेपर था, वो मॉर्निंग शिफ्ट में भी हुआ और वो इवनिंग शिफ्ट में भी हुआ। इंग्लिश का पेपर ही, इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर 1 अक्टूबर को मॉर्निंग शिफ्ट में भी था और इवनिंग शिफ्ट में भी था। ऐसा ही हिंदी का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो हो सकता है मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर सिंपल आ गए हो, इवनिंग शिफ्ट वाला पेपर हार्ड आ गए हो सकता है मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर हार्ड आ गए हो और इवनिंग शिफ्ट वाला पेपर सिंपल आ गए हो। तो इस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यह भी ध्यान में रखना है आपको। आपकी बार नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन केवल उन्हीं सब्जेक्टों में किया जाएगा जिन सब्जेक्टों का पेपर 2 पारियों में हुआ है। सपोज डैट किसी सब्जेक्ट का पेपर एक ही पारी में हो गया, इवनिंग पारी में हो गया या मॉर्निंग पारी में हो गया, तो यहाँ पर तो नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत है नहीं। नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत उन सब्जेक्टों में है जिन सब्जेक्टों का पेपर 2 पारियों में हो रहा है, जैसे इंग्लिश का हुआ था मॉर्निंग में भी और इवनिंग शिफ्ट में। तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिनका एग्जाम 2 पारियों में हो रहा है वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। ये नॉर्मलाइजेशन का रूल है, इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, रोक रोक के वीडियो को मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। वीडियो को रोक रोक के पढ़ लो आराम से, पढ़ना चाहो तो, बाकी हमारे काम का नहीं है इतना। अब हम बात करते हैं भाई साहब, एक बहुत बड़ा बदलाव है प्रीवियस नॉर्म्स वर्सेज लेटेस्ट यूजीसी नेट सिलेक्शन प्रोसेस। जो पहले के जो यूजीसी को नेट क्वालिफाई करने के, जेआरएफ क्वालिफाई करने के जो रूल्स थे वो, और प्रेजेंट टाइम के जो रूल्स हैं वो, दोनों को आपस में सबसे गजब की बात है। एज पर द प्रीवियस यूजीसी नॉर्म्स रिगार्डिंग द प्रोसीजर and criteria for declaration of UGC net result, the top 15% candidate from each of the 4 reservation categories OBC, SC, ST, PWD and transgender in the merit list will prescribed minimum marks were declared as qualified for assistant professor। ठीक है, कि ये जो 4 कैटेगरी हैं, इन 4 कैटेगरी के जो टॉप 15% लोग थे
ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर कैटेगरी के जो टॉप 50% कैंडिडेट थे उनको नेट क्वालिफाई किया जाता था। ठीक है, मार्क्स वर, देखो मेरिट लिस्ट विद प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम मार्क्स वेयर डिक्लेयर्ड एज क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो पहले जो ये 4 कैटेगरी थे उनके टॉप 15% कैंडिडेटों को शामिल किया जाता था। ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर कैटेगरी के जो टॉप 15% कैंडिडेट थे उनको शामिल किया जाता था। लेकिन भाई अब क्या होगा, द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड मिनिमम मार्क्स वॉज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक ऑफ सब्जेक्ट एंड कैटेगरी। ठीक है, तो क्या करते थे वो, पहले क्या करते थे, टॉप 15% को ले लेते थे। अब उन 15% में जो लोग सिक्योर्ड मिनिमम मार्क्स लेके आ रहे हैं, जो 40% 35% का क्राइटेरिया है, जो लोग वो पूरा कर रहे हैं उन लोगों का नेट क्वालिफाई कर दिया जाता था। लेकिन भाई अब बदल गए, हमें ये पढ़ना है, उससे कोई लेना देना नहीं। नाउ एज पर द न्यू नोटिफिकेशन ओनली 6% ऑफ कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड एज क्वालिफाइड। ठीक है, अब भाई रूल बदल गया, मात्र 6% का नेट होगा। ठीक है, मात्र 6% का नेट होगा ओनली। ठीक है, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मात्र 6% लोगों का नेट होगा। तो पहले क्या होता था, ओबीसी, एससी, एसटी और जो भी अन्य जो ट्रांसजेंडर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, इन चारों में क्या होता था, पहले इनमें क्या होता था कि टॉप 15% को एक जगह इकट्ठा कर लेते थे वो लोग। ठीक है, इन तीनों चारों कैटेगरी के टॉप 15% लोगों को एक साथ कर लेते थे। फिर उनमें देखते थे कि कौन कौन से कैंडिडेट जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है, जो 40% का था, वो क्लियर कर रहे हैं। और जो लोग 15% में से जो लोग मिनिमम क्राइटेरिया पास करते थे, कंप्लीट करते थे, उन सभी का नेट हो जाता था। तो इससे क्या था जो नेट का रेशो था वो 13-14% तक जाता था। ठीक है, ये तो आप भी अनुमान लगा सकते हो। 8 लाख लोग एग्जाम दिए थे पिछली बार दिसंबर में और टोटल 54,000 का नेट हुआ था। ठीक है, तो जब आप 8 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, 54,000 का नेट हो रहा है, तो यहाँ से ही आप अनुमान लगा सकते हो। समथिंग 54,000 का हुआ था, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, कंफर्म नहीं है, 54,000 के आसपास हुआ था, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जब 8 लाख फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, उनमें से 54,000 का नेट हो रहा है, तो आप खुद लगा सकते हो ये कितना रेशियो जा रहा है। ठीक है, आप खुद अनुमान लगा सकते हो। तो इससे क्या था, पहले ओबीसी, एससी, एसटी, ये जो 4 कैटेगरी थे, इनका जो कैंडिडेट थे उनका अधिक कैंडिडेटों का नेट होता था। ठीक है, इनका 13-14% तक लोगों का नेट होता था। लेकिन अब भाई रूल बदल दिया गया है। अब रूल बदल के क्या कर दिया गया, ध्यान से देख लो। नाउ एज द पर न्यू नोटिफिकेशन ओनली 6% ऑफ कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर एज क्वालिफाइड। ठीक है, अब क्या होगा भाई, टोटल ओनली 6% का नेट होगा, ओनली टोटल 6% का नेट होगा। द मीन्स ऑफ डेट इज सपोज 6 लाख कैंडिडेट अपेयर इन द यूजीसी नेट एग्जाम, देन 6% ऑफ 6 लाख 36,000 स्लॉट विल बी पास्ड। ठीक है, ध्यान में रखना, अब मात्र यदि 6 लाख कैंडिडेट एग्जाम में बैठते हैं तो उनका 6% का नेट होगा, मात्र 36,000 का नेट होगा। ठीक है, अब कैसे होगा, जैसे ओबीसी है तो ओबीसी के टॉप 6% को निकाल लेंगे, एससी है तो एससी के टॉप 6% को निकाल लेंगे, जनरल है तो जनरल के टॉप 6% को निकाल लेंगे, एसटी है तो एसटी के टॉप 6% को निकाल लेंगे। तो इससे क्या होगा, जनरल के कैंडिडेटों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पहले ओबीसी, एससी, एसटी और जो पीडब्ल्यू कैटेगरी के जो कैंडिडेट था उनका 13-14% का नेट होता था, जनरल वालों का 6% का नेट होता था। लेकिन अब ओबीसी, एससी, एसटी के कैंडिडेटों का भी मात्र 6% का नेट होगा, तो जनरल वालों का भी मात्र 6% का नेट होगा। इसलिए ध्यान में रखना, यदि अब की बार 8 लाख फॉर्म भरे जाते हैं तो 8 लाख का, यदि अब की बार 8 लाख कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, कितने, 8 लाख कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, तो उनका 6% निकाल लेना, उनका तो क्या होगा, आपका
नेट होगा और 8 लाख का 1% निकाल लेना उनका जेआरएफ होगा। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखना। तो अब की बार जो 4 कैटेगरीज हैं, रिजर्व कैटेगरीज हैं, उनको थोड़ा नुकसान होगा, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेटों को थोड़ा फायदा होगा। अब भाई साहब, वाई वाज द डिसीजन टू चेंज द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया अंडरटेकन? भाई ये रूल क्यों बदले गए? तो इसके लिए 2 काम थे, एक तो केरला हाई कोर्ट, दूसरा नायर सर्विस सोसाइटी। इन 2 लोगों ने, केरला हाई कोर्ट ने, इसके अलावा नायर सर्विस सोसाइटी, इन दोनों ने अपील की थी जो पुराने वाला जो प्रोसेस था नेट क्वालिफाई करने का, जेआरएफ क्वालिफाई करने का, उसको बदलने का। ठीक है, यहाँ पर बाकायदा कारण भी है कि इन्होंने क्यों किया था। तो भाई इस वीडियो को धीरे धीरे रोक रोक के आप आसानी से पढ़ सकते हो क्या कारण था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने आपका कंफ्यूज दूर करने के लिए कुछ क्वेश्चन भी बनाए हैं, जैसे व्हाट इज द passing criteria for UGC NET exam reserve category? So if you belong to OBC non-crime layer SC ST PWD category, then you have to score 35% marks in both paper first and second to be qualified for UGC NET exam. इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन बनाया, यह हमारी समझ से बाहर का है। और एक लास्ट क्वेश्चन ये बनाया, इज देयर एनी इंटरव्यू फॉर NTA UGC NET आफ्टर क्वालिफाइंग? नो, there is no such round for interview for UGC NET qualifying candidate after qualifying for the exam। ठीक है, तो ओवरऑल बात की जाए तो अब थोड़ा एग्जाम क्वालिफाई करना है वो और भी डिफ़िकल्ट हो गया है। पहले 8 लाख में से 54,000 का, 50,000 के आसपास का तो हर बार नेट होता था। ठीक है, 6 महीने में 50,000 के आसपास का तो नेट होता ही था, लेकिन अब कम का होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, अब नेट क्वालिफाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। और अब OBC ST SC कैंडिडेट के जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी डिफ़िकल्ट हो गया है। पहले जनरल के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, अब सभी के लिए बिल्कुल इक्वल सा हो गया है। बाकी जो रिजर्वेशन है उनसे इन कैटेगरी के लोगों को सिंपल पड़ेगा, क्योंकि इनको रिजर्वेशन है, इनकी कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन अब सभी का 6% का ही लोगों का नेट होगा और 1% का जेआरएफ होगा। ठीक है, तो थैंक्स देखने के लिए सभी को, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिल्कुल ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।